अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, आज हमने देखा कि बाकायदा तौर पर अपोजिशन ने अपनी एहतजाजी तहरीक का आगाज़ कर दिया है और इस सिलसिले का पहला जलसा आज पेशीन में हुआ। अच्छा खासा क्राउड यहाँ पर जमा था और बड़ी धुआंधार किस्म की तकारीर की गई अपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमाओं की जानिब से, और उनका ये अज़्म भी था कि ये सिलसिला आगे बढ़ेगा और मुल्क गिर जलसे किए जाएंगे। कैसा ये आगाज़ था एहतजाजी तहरीक का और क्या इसमें पोटेंशल नज़र आता है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ आज मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बर है, जिन्होंने 6 जजेस के मामले में जो ख़त का मामला है उनका, उसके अंदर फ़रीक बनने का फ़ैसला किया है। अब ये बड़ा दिलचस्प है कि क्या मियाँ साहब उनकी हिमायत में जा रहे हैं या उनके ख़िलाफ़ जा रहे हैं, और अगर हिमायत में जा रहे हैं तो उनकी प्ली इसमें क्या है, उनका क्या ताल्लुक़ है इस सारे मामले से। इसके ऊपर भी बात बड़ी ज़रूरी है, इंटरेस्टिंग चीज़ें जो आपके सामने रखेंगे। और आज ख़ास तौर पर प्रोग्राम में कुछ ऐसे मामला जिनके ऊपर आम तौर पर कम बात होती है क्योंकि मुल्क में इतना कुछ जारी रहता है, लेकिन हैं वो बहुत सीरियस नौयत कर, बड़े इंपॉर्टेंट, उनके हवाले से बात करेंगे। ख़ास तौर पर इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के हवाले से भी। और फिर आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिलसिला ये भी सामने आया है नरेंद्र मोदी की जानिब से, ये ऐलान के जो कहते हैं कि बाकायदा मकबूजा कश्मीर को रियासत का दर्जा दे दिया जाएगा। तो क्या ये महज एक इलेक्शन स्टंट है या तकरीबन उन्होंने ये कर ही चुके हैं, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम में और बात करते हैं इमरान साहब से। इमरान साहब, जो आज तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन इस मूवमेंट का नाम रखा है अपोजिशन ने, और इसके तहत आज पहला जलसा था जो पेशीन में हुआ। पहले तो आपके ख़्याल से जो पेशीन का इंतखाब था उसकी क्या वजह नज़र आती है आपको, और फिर उसके बाद एक आगाज़ के तौर पर क्या आप समझते हैं कि एक इम्प्रेसिव जलसा था ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, पहली बात तो ये है कि पेशीन का इंतखाब जो है वो इसलिए किया गया है कि PTI शायद ख़ुद भी ये समझती है कि वो अगर किसी बड़े शहर में, बड़े सूबे में ये करते तो शायद उस तरह से क्राउड इकट्ठा ना कर सकते, और वहाँ पे क्योंकि उनके साथ जो जमातें हैं वो पख्तून जमातें हों या बलोच जमातें, तो उनका ख्याल था कि कौम परस्त जो हैं वो इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई इम्प्रेसिव आज क्राउड उस तरह से नहीं था, ना कोई ऐसा कोई वाज़े या बड़ा तासुर जो है वो कायम करने में अपोजिशन कामयाब हुई है। और जैसे मैंने कल भी प्रोग्राम में जब हम बात कर रहे थे तो कहा था कि ये डिपेंड करता है कि क्या मोमेंटम बनता है, और मेरी ज़ाती राय ये थी कि कोई ख़ास मोमेंटम बन नहीं सकेगा। तो मैं आज भी इस जलसे के बाद ये समझता हूँ कि अभी बज़ाहिर ऐसा नहीं महसूस होता कि कोई उस तरह का मोमेंटम बन सके कि जिसमें हम ये कह सकें कि बड़ी को कामयाब आगाज़ है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि मकासद हासिल करने के लिए अपने जो उन्होंने ये कहा है उसमें हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता कोई ऐसा मोमेंटम बन जाए, फौरी तौर पे ऐसा नहीं। दूसरी बात ये कि इन्होंने आईने तहफ़्फ़ुज़ तहरीक इसका नाम तो रख दिया, लेकिन ख़ुद भी वो शायद इस बात पे मुत्तफ़िक नहीं है कि इस तहरीक का या इन जलसों का मकसद क्या है। एक रहनुमा जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये 6 जमाती इत्तेहाद जो है वो इंतखाबी नताइज के ख़िलाफ़ है। दूसरे रहनुमा ने उसी प्लेटफार्म पे आके कहा कि ये आइन की बालादस्ती के लिए ये तहरीक है। तीसरे रहनुमा कुछ और कह रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, अगर तो इसमें नहीं तो ये सारी बातें तो अल्टीमेटली आइन के ही नीचे आती है ना। आइन ने ही ये कहा है कि मैंडेट जिसका है उसको दो। आइन ही ये कहता है कि जो आपने जो जमहूरी रिवायात हैं, कानून की बालादस्ती हो, तो ये सब कुछ तो आइन ही इंश्योर कर रहा है ना। तो बात फिर वहीं आ जाती है कि आइन की अगर बालादस्ती होगी, आइन बचेगा, तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी, स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। आइन जो है ना वो तो बहुत कुछ कहता है, लेकिन क्या ये जमातें उसी के लिए इकट्ठी हैं? दूसरी बात यह है कि कल अगर आपको याद हो तो इस प्रोग्राम में जब ये बात हो रही थी तो फैसल चौधरी साहब भी बता रहे थे कि ये असल में इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक है। तो आइन तो नहीं है ना कहता कि इमरान खान की रिहाई का, तो आइन में कहीं जिक्र नहीं है। मामला ये है कि आइन देखिए कानून की बालादस्ती का कहता है ना, जब वो होगी तो वो खुद ही कानून की बालादस्ती। तो फिर ये है कि इंसाफ हो, जो लोग हैं मुजरिम या वो मुजरिम साबित हो मुलजिम से, या वो उनको इंसाफ मिले, वो घर चले जाएं। आइन किसी एक बंदे को बुनियाद बना के कुछ नहीं कहता। आइन तो ये कहता है कि इंसाफ के तकाजे पूरे हों और इंसाफ हो ना बल्कि होता हुआ नजर भी आए। तो यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें हैं ना, अभी मुख्तलिफ इस तहरीक में मुझे बीइंग अ फॉरवर्ड पॉलिटिक्स तजादात नजर आते हैं। अलबत्ता हो सकता है वक्त के साथ
वो ठीक हो जाए और ये मोमेंटम एक बन जाए। पहले दिन ही कोई तहरीक उस तरह से बन नहीं सकती, उसमें वक्त लगता है। लेकिन आज जिसको आप ये कि बहुत इम्प्रेसिव शो था और उसने आते ही धमाका कर दिया और ये कर दिया वो कर दिया, वो उस तरह से। चौधरी साहब, पशीन की तो वैसे ही इतनी आबादी भी नहीं है और वहाँ पर अगर फिर भी एक मुनासिब क्राउड है तो क्या फिर भी आप ये समझते कि ये उस लिहाज से भी एक नाकाम जलसा था कोई? और दूसरी बात जो अभी इमरान साहब भी बात कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि टारगेट वाज़े नज़र नहीं आ रहा, आप भी इस बात से इत्तेफाक करते हैं? देखिए, पशीन के हिसाब से और बलूचिस्तान के हिसाब से बहुत बड़ा जलसा था। आपको ये याद होना चाहिए कि वहाँ के MNAs 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार वोट लेके मुंतखब होते हैं। तो जिस तरीके से वहाँ पे ये क्राउड जमा हुआ है, ये यहाँ पशीन की तारीख़ में ऐसा बड़ा क्राउड पहले जमा नहीं हुआ। और ये कहना कि पशीन से आपने शुरू किया है, इसके पीछे भी एक सिस्टमेटिकली एक मैसेज है। ये पाकिस्तान की यूनिफिकेशन का मैसेज है। देखिए, एक तरफ नौशकी में होने वाले पंजाबियों के कत्ल की जहाँ पर हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं, वहाँ पे उसी इलाके से एक ऐसी सियासी तहरीक का आगाज़ होना जिसका अनवान जो है आईने पाकिस्तान की बका या आईने पाकिस्तान की बालादस्ती जो है उस पे होना, ये बहुत मानी खेज़ है और ये एक बहुत अच्छी और खुशाइंद डेवलपमेंट है कि वहाँ की सियासी लोग जो हैं वो दहशतगर्दों की तरह जो है बंदूक हाथ में नहीं लिए हैं। उन्होंने आइन के ऊपर अपने एतमाद और यकीन और इस अज़म का इजहार किया है कि आइन बालादस्त होगा तो मुल्क तरक्की करेगा। लेकिन इस पे तनकीद हो रही है चौधरी साहब कि वहाँ पर अभी आपने जो बात की है कि वहाँ पे नौशकी में ये जो वाक़यात भी आज हुए हैं, लेकिन इसका जिक्र कहीं आज किसी मुकर्रर ने खिताब में नहीं किया। अगर ऐसा था तो वो उसकी मजम्मत भी करते और फिर बताते कि वो किस तरह एक डिफरेंट स्ट्रगल कर रहे हैं। उन मुकर्ररीन को ये बिल्कुल इस बात पे तनकीद जायज़ है और उन मुकर्ररीन को ये सोचना चाहिए कि जब ऐसे बड़े वाक़यात होते हैं, गो के खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने इसके ऊपर अपनी मजम्मत, शदीद मजम्मत भी की है और अफसोस का इज़हार भी किया, रंज का इज़हार भी किया। लेकिन यह बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वहाँ पे होने वाले जो कायदीन थे उनको इस वाक़े की पुरज़ोर अल्फाज में मजम्मत करनी चाहिए थी। लेकिन ये बात मेरे लिए खुशाइन बात ज़रूर है कि वहाँ पे आइन की बालादस्ती के ऊपर बात की गई है, ये खुशाइन बात। अच्छा चौधरी साहब, अभी आप फरमा रहे थे कि ये नौशकी की तारीख का सबसे बड़ा जलसा है, तो मेरा ख्याल है शायद आपको याद नहीं रहा कि अभी इलेक्शन से चंद दिन पहले मौलाना फजलुर रहमान ने जो जलसा यहाँ पे किया था पशीन में, वो कितना बड़ा क्राउड था और यहाँ इससे कितने गुना ज़्यादा था। तो ये पशीन की तारीख का कोई सबसे बड़ा जलसा नहीं है जो 6 जमातें मिलके कर रही हैं। यहाँ एक जमात इससे कहीं बड़ा जलसा कर चुकी है। चलो तुसी निकाह कर लो, लेकिन होया तो सही है ना। नहीं सर, मैं निकाह नहीं करना, कायक तो गल कर दी है ना। तारीख का सब तो बड़ा जलसा तो नहीं आज होया। हजूर अनवर, बात यह है कि आप नंबर गेम तो पंजाब में मैटर करेगी ना, सिंध में, पेशावर में मैटर करेगी। जिस इलाके में ये जलसा हो रहा है उसकी इस वक्त हालात क्या हैं और रियासत के बागी आपस में, वहाँ पे एक सियासी आवाज़ का आना, ये बहुत मैं समझता हूँ कि एक ऐसा अच्छा इशारा है, इस्तारा है, जिसकी जो है हमें बिल्कुल भरपूर तरीके से उसकी सताइश करनी चाहिए। वहाँ पे जो सियासी लोग हैं वो जमहूरियत पे, आइन पे, कानून पे अपना जो एतबार है उसका इजहार कर रहे हैं, इस अज़म का इजहार कर रहे हैं कि आइन बालादस्त होगा तो मसाइल हल होंगे। तो ये उस तनाजुर में देखिए, ये एक बहुत अच्छी बात है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये एक ऐसे इलाके से जहाँ पे कुछ तंजीमें और मुल्क दुश्मन अनासर मुल्क तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो वहाँ के सियासी अनासर, सियासी लोग जो हैं वहाँ पे जाके आइन और कानून की बात कर रहे हैं। राइट। लेकिन इमरान साहब, यहाँ पर अब सवाल ये भी पैदा होता है कि ये जलसे जुलूस अगर ये कर भी रहे हैं, अगेन वही बात है कि आज जो तकारीर भी हुई हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब की बड़ी सख्त तकरीर थी और बड़े उन्होंने सीधी बातें की हैं और ऐसी बातें भी की हैं जो शायद जो डिबेटेबल भी हैं। आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये इनकी जो एक नज़रियाती
एक फ़िक्री इख्तलाफ भी होता है मुख्तलिफ जमातों का। क्या PTI और महमूद खान नचकज़ई हों, अख्तर मेंगल हों, नज़रियाती तौर पर ये एक साथ चल सकते हैं ज़्यादा देर? देखिए समीना, पहली बात ये है कि अख्तर मेंगल साहब हों या महमूद खान नचकज़ई साहब, रियासत का एक फ़र्ज़ होता है कि रियासत जो होगी, जो कहते हैं ना रियासत होगी माँ की जैसे, उसका ये फ़र्ज़ होता है कि वो अपने तमाम जितने स्टेक होल्डर्स हैं, ना सिर्फ ये कि उनकी सख्त से सख्त बात सुने, बल्कि उनके जितने जायज़ इश्यूज़ हैं उनको हल करने के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए भी ना सिर्फ कोशिश की जाए, बल्कि सिर्फ बातें ना की जाए, अमली इक़दामात किए जाए और मामलात को बेहतर किया जाए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ये देखें आप, माजी में भी हुआ कि मुख्तलिफ इमरान खान साहब का मुख्तलिफ इन लोगों के साथ इत्तेहाद भी हुआ, लेकिन वो ज़्यादा देर चल नहीं सके। उसके बाद फिर टूट गया, फिर ये PDM के साथ मिल गए, फिर अब इनके साथ आ गए। तो ये जो कौम परस्त जमातें हैं आम तौर पे बड़ा एक ये अलमिया है, अगरचे ये बड़ा मजबूत स्टांस रखते हैं, बड़ी बातें सख्त करते हैं, लेकिन आम तौर पे ये किसी के साथ ज़्यादा अरसा चल नहीं सकते। या आप यूँ कह लें कि मुख्तलिफ जो कौमी इदारे की जमातें हैं उनके और उनके नज़रियात में बुनियादी फ़र्क इतना ऐसा होता तो नहीं है कि ये बड़ी जमातें ने यूज़ कर लेती हैं बड़ी मकासद के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। PDM ने भी मौलाना साहब को सदारत दे दी थी अपने इत्तेहाद की, उसके बाद हमने देखा खुद उन्होंने दोबारा। अच्छा देखें, PDM मौलाना साहब की जो जमात है ना, उसका इन जमातों से फ़र्क है। मौलाना साहब की जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो एक कौम परस्त जमात नहीं है, वो एक कौमी इदारे की नेशनल बड़ी जमात है, जिसको आप सिंध से लेके खैबर पख्तूनख्वा तक और कोयटा से लेके आज़ाद कश्मीर तक कहीं भी आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। उनकी मौजूदगी हर जगह पे है, वो उनका इनके साथ मुआवजा उस तरह से मुमकिन नहीं है। लेकिन मौलाना साहब की जमात, मैं जरा इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही थी कि नंबर ऑफ सीट्स जो अगर आप कहें पार्लियामेंट में, मैं उधर ही आ रहा हूँ। छोटी जमातें यूज़ तो नहीं हो जाती इन बड़ी जमातों के उसमें? बिल्कुल ऐसे ही होता है। और बड़ी जमातें जो हैं वो जिस तरह कहते हैं ना कि बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती है, उसी तरह से जो बड़ी जमातें हैं ये अपने फ़ायदे के लिए छोटी जमातों को बिल्कुल इस्तेमाल करती हैं और हर दौर में इस्तेमाल करती हैं। ये वक्ती तौर पे अपने उसको बढ़ाने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए उनको शामिल करते हैं, और बाद में जब इनके अपने मकासद हल हो जाते हैं तो फिर छोटी जमातों को भूल जाते हैं। मुझे आज तक 75 साल तारीख में कोई एक बड़ी सियासी जमात बता दें, वो पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, वो PTI हो, जिसने अपना मकसद पूरा हुआ तो कहा नहीं अभी रुक जाओ जी, पहले मेरे साथ ये जमातें थी, इनके भी इशू हल होने चाहिए। कभी नहीं आपको नजर आएगा। हमेशा ये होगा कि जैसे ही उनके अपने मुतालबात पूरे होंगे तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला जी, वो बेचारे फिर पीछे देखते रह जाते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि ये भी इत्तेहाद देर पा होगा? लेकिन एक आपको लगता है चौधरी साहब, हमेशा एक मुख्तलिफ किस्म की सियासत की, PTI ने बिल्कुल मुख्तलिफ सियासत की, महमूद खान नचकज़ई की एक मुख्तलिफ सियासत रही है, अब ये एक कॉज पर इकट्ठे हो रहे हैं, तो क्या आपको महसूस होता है कि ये एक नज़रियात का इख्तिलाफ हमें वक्तन फ़वक्तन बीच में नज़र आता रहेगा, या ठीक है ऐसा ही होता है आमतौर पे सियासत में कि एक पॉइंट पे इकट्ठे होते हैं जब तक कि वो मकसद अचीव ना हो? समीना, अगर पीपल्स पार्टी और नवाज़ लीग का मिसाक जमहूरियत हो सकता है, जो कि एक दूसरे के बिल्कुल ही 180 डिग्री डायमेट्रिकली डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं। PDM में 16 जमातें जो इकट्ठा बैठ सकती हैं, तो फिर इन जमातों को आइन की बालादस्ती पे जो यकनुकाती एजेंडा है उस पर इकट्ठा होने से क्या चीज़ अमर माने है। खान साहब ने कहा कि क्या आइन ये नहीं कहता कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी जो है उसके ऊपर बात की जाए। आइन कहता है हर शहरी की गैर कानूनी गिरफ्तारी जो है वो गलत है, हर शहरी को कानून के मुताबिक सजा ट्रीट किया जाएगा, बिल्कुल ऐसा। हर शहरी को इक्वल ट्रीट किया जाएगा, और इंसाफ की फराहमी आइन का बुनियादी वादा है। पाकिस्तान की अवाम का ये इमरानी मुआहदा रियासत पाकिस्तान के साथ, वो रियासत पाकिस्तान वो इदारे हैं जो कि मुल्क में निज़ाम को चलाने में, मुल्क में इंसाफ फराहम करने में, मुल्क की सिक्योरिटी को फराहम करने में जो है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी समेत ये वो तमाम इदारे हैं जो कि अवाम के साथ इसी वादे पे बरसर इक़्तिदार हैं कि हम आपको बुनियादी हकूक़ में देंगे, और बुनियादी हकूक़ में सबसे अवलीन जो हक है वो आइन कानून के मुताबिक ट्रीट करने का, कानून के मुताबिक ट्रीट करने का और इंसाफ फराहम करने का वादा है। यही वो मुआहदा है जिसकी बुनियाद के ऊपर रियासत पाकिस्तान
जो है वो बरसरे और अगर इस मुआहदे पे अमल होता है तो ऑटोमेटिकली ज्यादती नहीं होगी। आजम ने भी ये वादा किया। चौधरी साहब, आप माशाल्लाह एक नामवर और काबिल तरीन माहिर कानून भी हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ बतौर, मुझे बड़ा यकीन है कि आप पूरी ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के इसका जवाब देंगे। मुझे ये बता दें कि जितने आपने आज तक कायदे-ए-आज़म को निकाल के बाकी जितने भी लीडर हैं, अपने दिल पे हाथ रख के बता दें कि उन्होंने आइन की बालादस्ती के लिए इस मुल्क में क्या किया। क्या वाकई उनको हमेशा इक़्तिदार की लस्ट थी या वाकई उन्होंने आइन की बालादस्ती के लिए कुछ किया? नवाज शरीफ हों, इमरान खान हों, वो आसिफ अली जरदारी हों, आप मुझे ये बता दें उनका मतमा नज़र हमेशा क्या रहा है? ऐसी बात खान साहब नहीं है। देखिए, हर आदमी ने, हर लीडर ने जद्दोजहद की है। पाकिस्तान बनने से फ़ौरन बाद लियाकत अली ख़ान साहब भी शहीद हुए। फ़ातिमा जिन्ना भी अमरीत से लड़ते हुए जो है वो उन्होंने इलेक्शन बड़ा और वो इस जान से बहुत कुछ सहा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को नया आइन दिया और फिर फांसी के फंदे पे चढ़ गए। तो इसके साथ साथ हर लीडर ने कुर्बानियाँ, जो जरदारी साहब ने बेनज़ीर की शहादत की सूरत में और उसके बाद पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाया। इमरान खान साहब जो आज लड़ाई लड़ रहे हैं कानून इंसाफ की बात के, इक़्तिदार के बग़ैर जो है तो सियासत जो है उसका एक हदफ होता है। अगर आप इक़्तिदार में नहीं आएंगे तो फिर अपने अगराज़ व मक़ासद कैसे पूरे करेंगे? अगर आप इक़्तिदार में नहीं आएंगे तो फिर आपके जो वादे हैं या जिस निज़ाम के लिए आपने जद्दोजहद करनी है, हाँ, उसमें आप ये कह सकते हैं कि उसमें कमियां कोताहियां रही हैं, उसमें समझौते हुए हैं। जिस तरह से मियां नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया अपनाया और इज़्ज़त कमाई, लेकिन जिस तरह कॉम्प्रोमाइज़ किया वो जो हैं वो टके टोकरी हो गए। देखिए, बात यह है कि अपने सांस के लिए लोग खड़े रहते हैं। पाकिस्तान इतनी बंजर सरजमीन नहीं है कि इसके ऊपर कभी कोई ऐसा आदमी पैदा ही नहीं हुआ। दिलचस्प आपने चीजें रखी हैं। नहीं, ये बात वैसे काफी हद तक ठीक है। सबने अपने अपने टाइम पे कुर्बानियां भी दी हैं और कॉम्प्रोमाइज भी हुए हैं। दोनों चीजें हमने देखी हैं। देखिए, मैं मेरा यही है, चौधरी साहब ने जो जवाब दिया है ना, मेरा सवाल बिल्कुल यही था। देखिए क्या है, सब ने कुर्बानियाँ दी हैं, मगर मियां नवाज शरीफ की अभी इन्होंने बात की तो मियां नवाज शरीफ ने भी कुर्बानियाँ दी हैं। 3 दफ़ा उनकी हुकूमत ख़त्म हुई है, कितनी दफ़ा जेल में गए हैं, कितने उनके साथ हुए हैं, लेकिन वो भी उनसे आप पूछे तो उनसे बड़ा कॉमरेड शायद पाकिस्तानी सियासत में ही कोई नहीं है। उन्होंने कई दफ़ा कुर्बानियाँ भी दी, कई दफ़ा कॉम्प्रोमाइज़ भी किया। उसी तरह से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हैं, उन्होंने तो जान तक दे दी लेकिन उन्होंने भी कॉम्प्रोमाइज़ किए। जरदारी साहब ने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया और उस वक्त लगाया जब बड़ी ज़रूरत थी, लेकिन कंप्रोमाइज़ भी किए। इमरान खान साहब खुद इतने कंप्रोमाइज़ किए उन्होंने, और अब इस वक्त उनका वो स्ट्रगल का दौर है और फिर वो कंप्रोमाइज़ करके आ जाएंगे। अच्छा, ये मियाँ साहब की आपने बात की है, मियाँ साहब से जुड़ी बड़ी आम खबर है। अब ये कॉम्प्रोमाइज़ है या ये दोबारा कोई जिद्दोजहद और नई कुर्बानी का आगाज़ है? कि मियाँ साहब जो ख़त लेकर जा रहे हैं, कि ख़त जो जजेस का है उसमें फ़रीक बनने जा रहे हैं, उसका क्या पर्पस है? समीना, हमारे वाकफ़ान हाल जो हैं वो ये कहते हैं कि मियाँ साहब ने इस बारे में अपने चंद सीनियर लोगों से जो है वो डिस्कशन की है, मशवरा किया, और उनमें कानूनी माहिरीन भी शामिल हैं। एक उनका ये कहना है कि देखिए, आज इन जजों ने जो ख़त लिखा है, असल में मियां नवाज शरीफ ये कहते हैं कि ये उनके मौक़िफ़ की तायद है। अच्छा। मियां नवाज शरीफ कहते हैं कि पानामा केसेस में और जिस तरह से उनकी हुकूमत को ख़त्म किया गया और जिस तरह से उनकी हुकूमत को ख़त्म करके उन जुडिशल एक्टिविज़म के ज़रिए से उनको सज़ाएँ सुनाई दी, तो ये आज जो मामला है तो वो कहते हैं जी मैं तो उस वक्त कहता था कि जजों पे दबाव है और जजों पे ज़बरदस्ती मेरे खिलाफ ये मामला करवाए जा रहे हैं, लिहाजा आज यानी वो इन जजेस की सपोर्ट में जा रहे हैं। इस सपोर्ट में जा रहे, वो ये कह रहे हैं कि ये जज साहिबान जो 6 जज साहिबान हैं, आज इन्होंने जो कहा है ये ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो भी ठीक कह रहे थे। यानी मियां नवाज शरीफ का ये कहना है कि मैं भी उस वक्त ठीक कह रहा था, लिहाजा वो ये फरीक बनने जा रहे हैं कि सिर्फ ये तहकीकात ना की जाएं, बल्कि उस वक्त मेरे मामले को वहाँ से शुरू किया जाए और जजों पे वो जो जज साहबान थे उनको भी बुला के उनसे भी पूछा जाए कि आप पे क्या दबाव था, आपने किस दबाव में हमारे फैसले। राइट, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और यकीनन चौधरी साहब के पास इसके ऊपर कहने के लिए काफ़ी कुछ है।
इस पूरा आपको मौका देंगे चौधरी साहब, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आकर गेंद को लेके जाएंगे चौधरी साहब की कोर्ट में, एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। चौधरी साहब, जजेस ने जो उन्हें सज़ाएं दी वो उन्होंने ख़त्म भी हो गई और बड़ी जल्दी तेज़ी से ख़त्म भी हुई हैं, और नाअहली भी ख़त्म हो गई। फिर अब गिला किससे है मियाँ साहब को, और अगर जिनसे है फिर उनके खिलाफ जाएं जजेस। ये वाले जो जजेस हैं 6 जजेस के ख़त का कोई लिंक बनेगा मियाँ साहब के मामले से? नहीं, मियाँ साहब धक्के नाल बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अच्छा है, मियाँ साहब को आना चाहिए। जजिस की सपोर्ट में अगर आएंगे तो मियाँ साहब इज़्ज़त पाएंगे। अगर मियाँ साहब का ये मतमा नज़र होगा कि वो जजिस के ख़त को रौंद के अपना कोई सीना को भी करेंगे, तो फिर मियाँ साहब के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। आगे ही उनकी साख काफ़ी हद तक गिरी है, और गिरती हुई साख को फिर वो खुद ही धक्का देंगे। बात यह है कि जजिस ने हिम्मत की, उन्होंने तो नाम लिया, मियाँ साहब भी हिम्मत करें। मियाँ साहब की पार्टी जो है वो जिस तरह से आई है इक़्तिदार में, वो अफोर्ड कर, या तो वो फिर डेयरिंग स्टेप लें, बाहर जाएं और फिर एक स्टांस लें। उनका हक बनता है, वो 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, वो बहुत सारे राजों के अमीन हैं। उनकी बात जो है वो आए कौम के सामने, तो फिर हम भी देखेंगे कि मियाँ साहब क्या कहते हैं। मियाँ साहब ने ये बात की तो है, अब इस पर अमली जामा वो पहना सकते हैं कि नहीं, क्या इतना बड़ा स्टेक, उसकी कीमत भी अदा करनी पड़ेगी, क्या वो कीमत सियासी कीमत अदा करने पे तैयार हैं? तो ये सारी बातें मियाँ साहब जब करेंगे तो देखेंगे। अभी तक उन्होंने लेकिन अभी तो बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है चौधरी साहब, ये वाले जो 6 जजेस थे, अभी तक तो हम देख रहे थे कि इनके ऊपर तनकीद हो रही थी PMLN की तरफ से और उनके लाइक माइंडेड लोगों की तरफ से। इन 6 जजेस पे तनकीद हो रही थी कि जनाब ये मैं खुद अज़मा बुखारी साहिबा और बहुत सारे और लोगों को सुन रही थी, PMLN अब ये उनके लीडर ही कह रहे हैं कि ये ठीक कह रहे हैं। अच्छा, ये भी होता है, सही है। जी जी बिल्कुल, मैं ये PM अभी तक तो बहरहाल यहाँ पे थोड़ी सी बारीक फ़र्क है ना जी, वो नहीं होता फ़र्क तलाश करें। एक जैसी तस्वीरें होती हैं, उसमें कुछ फ़र्क होते हैं, तो ये एक जैसी तस्वीरें तो ज़रूर हैं, इसमें फ़र्क है। मियाँ साहब देखें, संजीदा बात यह है कि मियाँ साहब अगर ये पटिशन लेके आते हैं, पटिशन किस नौयत की होती है, उसमें क्या बातें वो करते हैं, क्या कोई राज खोलेंगे, क्या कुछ लोगों के नाम लेंगे, क्या कोई वो जो वीडियो एविडेंस जो मरीम नवाज़ कहती हैं उनके पास है वो पेश करेंगे, क्या कोई गवाहान लेके आएंगे? क्योंकि मियाँ साहब ये सारी चीज़ें जो हैं ये जब सामने लाएंगे तो फिर ही इसका पता लगेगा कि ये पटिशन जो है वो क्या है और किस मकसद के लिए जो है वो आई है। ये मेमोगेट पार्ट 2 है या कोई नया मामला है, तो इसको देखते हैं कि अगर मियाँ साहब की पटिशन आती है तो फिर ये अंदिया खुलेगा कि ये क्या सिलसिला करते हैं मियाँ साहब। लेकिन इमरान साहब, जो बात अभी चौधरी साहब कह रहे हैं, शुरू में हमने देखा कि जब मियाँ साहब लंदन में थे तो उस वक्त तो वो बड़ा खुल के जो साबिक अस्करी क़यादत थी उसके ऊपर तनकीद भी करते थे, उनके नाम भी लेते थे और ये भी कहते थे कि कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन फिर जब 21 अक्टूबर को वो आए तब तो उन्होंने ऐलान कर दिया था कि मैंने तो सब कुछ ख़त्म कर दिया, माफ़ कर दिया, कोई इंतकाम। अब उन्हें दोबारा क्यों ये एकदम याद आ गया कि उनके साथ ज़्यादती हुई? अच्छा समीना, इंतकाम और हकाइक को सामने लाना दो डिफरेंट चीज़ें। वो ये तो नहीं कह रहे कि उनसे इंतकाम लिया जाए, वो तो मियाँ नवाज शरीफ का तो इस वक्त ये है मामला जो वो अपने लोगों के साथ जो मशवरा कर रहे हैं, उनका मानना ये है कि वो हकाइक सामने लाए जाएँ। तो असल में आप ये देखें एक चीज़ जो अभी आपने जैसे कहा था ना कि जी जब उनको तो सज़ाएँ हुई, वो माफ़ भी हो गई, तो सारा कुछ हो गया, वो माफ़ हो गई तो वो वक्त तो वापस नहीं आ गया, वो तो अभी भी नहीं आ सकता। देखिए मैं आपको यही अर्ज़ कर रहा हूँ ना, मामला ये है कि ये इस तरह से नहीं होता कि आप एक तरफ किसी की हुकूमत भी गिरा दें, उसको वज़ीर-ए-आज़म के मनसब से हटाएँ, उसको जेल की कोठरी में भेज दें, उसको के लिए सारे मसाइल, और बाद में जब आप कह दें कि जी वो केस झूठे थे, आप बड़ी हैं, तो उसके बाद मामला ख़त्म हो गया। इस तरह से नहीं होता। मियाँ नवाज शरीफ ये चाहते हैं इस वक्त, जो उन्होंने अपने मुशीरों के साथ गुफ्तगू की है उसके मुताबिक वो ये चाहते हैं कि वो सारे हकाइक आए और ये बात इस्टेब्लिश हो बज़रिया सुप्रीम कोर्ट
कि जनाब वाकई ही ये मामला जो उस वक्त हुए थे तो मियां नवाज शरीफ के साथ बड़ी ज्यादती हुई थी और मियां नवाज शरीफ को उस वक्त भी दबाव में गलत सजा दी ने गई थी। ही नाअहली ताहयात खत्म की है। हाँ जी। और जो सजाएं हैं वो हाई कोर्ट्स ने खत्म की हैं, तो ऑटोमेटिकली उनका मौकिफ तो विंडिकेट हो गया अदालतों से। कार्रवाई आप कह रहे हैं वो करना नहीं चाहते, तो फिर वो चाहते क्या है? मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, दो चीजें डिफरेंट हैं। जो आप ये कह रही हैं ना कि खत्म हो गई सजाएं, वो तो हो गई, वो इसीलिए हुई ना, विंडिकेट हुआ उनका मौकिफ जो था। नहीं, वो मौकिफ, वो ये कहते हैं कि वो मौकिफ था किस दबाव में, उनको सजाएं सुनाई किसने थी, अदलिया किस दबाव में थी जो उन पे झूठे मुकदमात बना के सजाएं सुनाई गई, वो हकाइक सामने लाना चाहते हैं। तो फिर वो अपने मुंह से तो नाम लेते नहीं। वो तो जैसे चोई साहब ने कहा कि जब उनकी पिटीशन आएगी, जब वो फ्री बनेंगे, हकाइक जो है मियां साहब सामने लाना वो उस वक्त वो सामने लाएंगे तो पता चलेगा ना। ये तो वो जब सामने आएगी तो पता चलेगा कि उसमें क्या चीजें हैं। अब वो आएंगी, बड़ा धमाका भी हो सकता है। ये अपने भाई की वफाक में हुकूमत है, पंजाब में बेटी वजीर आला है, तो एक तरफ वो दो उनकी हुकूमतें हैं उसकी, और दूसरी तरफ अगर वो ऐसा कोई काम करते हैं तो मुशर्रफ साहब के खिलाफ भी उन्होंने कार्रवाई का एक दफ़ा कोशिश की थी इमरान साहब, और फिर उसके बाद ही हमने देखा था कि उनके खिलाफ मामलात काफ़ी तेज़ी से ख़राब होना शुरू हुए थे। तो ये दोबारा वही गलती नहीं दोहराने जा रहे थे? अच्छा समीना, इस पे भी फिर देखें, एक आपका कहना है कि गलती दोहराना, एक हो सकता है कि वो इस कुर्बानी के लिए अपने आप को उन्होंने तैयार कर लिया हो, वो ये समझ देखें भाई और बेटी को तैयार कर लिया। भाई देखें ना, पार्टी के सरबराह तो वो है ना, अगर वो ये फैसला कर लेते हैं कि मेरी हुकूमत भले वफाक में जाती है तो जाए, पंजाब में जाती है तो जाए, मैं हकाइक सामने ला के रहूंगा, तो फिर ये फैसले तो मियां नवाज शरीफ ने करना है, मैंने आपने तो नहीं करना। इसलिए अब ये देखिए, ये 2-4 दिन में चीजें वाजे हो जाएंगी। इसका वैसे मकसद क्या नजर आता है चौधरी साहब आपको? क्या अवाम का जो एक देखा है उन्होंने रुझान कि इमरान खान साहब की तरफ है, क्योंकि उन्होंने एक मज़ामती बयानिया लिया और उस पर डटे हुए हैं, तो इस वजह से तो वो उनसे इम्प्रेस होकर वो सोच रहे हैं कि वो भी अवाम को अपनी तरफ कर लें, या आपको ये नज़र आता है कि वो खुद चूंकि प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सके तो उन्हें लगता है कि उनके साथ धोखा हो गया है, तो वो उसका कोई रिवेंज है? ये चक्कर क्या, उन्हें इस वक्त ये क्यों ख्याल आ रहा है ये करने का? देखिए, ये दोनों बातें हो सकती हैं। मियां साहब जो हैं ये अपनी दोस्तों को या अपने करीबी लोगों को ये कहते तो हैं कि उनके साथ हैंड हो गया है, उनको जो बुलाया गया था चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए वो नहीं हो सका, और जिस तरह से वो इलेक्शन फिर हारे और एक दास्तान, वो बहीना दास्तान है। ज़ाहिर मानसेरे में तो हार गए हैं, जो 130 का जो हल्का है, मियां जावेद लतीफ़ कहते हैं कि वो उनको ये कहा जाता है कि अगर आपने ज़्यादा बढ़ के लगाई तो फिर 130 भी खुल जाएगा, और 130 जब खुलेगा तो फिर आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। तो उनके बकौल ये मामला भी है। तो मियां साहब जो हैं ये एक तो हमेशा से उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात उनके वो बेहतर नहीं रहते, और हमेशा उनकी लड़ाई ही पे बात ख़त्म हुई है, और उस पे उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान, उनका खमियाजा भी भुगतना पड़ा है उनको माजी में। लेकिन अभी मियां साहब जो हैं, क्या वो दोबारा इस्टेब्लिशमेंट को जो हैं वो टेक ऑन करेंगे? मेरा ज़ाती ख्याल है कि इस मौके के ऊपर, इस मरहले के ऊपर मुश्किल है। लेकिन मियां साहब जो हैं बिल्कुल साथ साथ में वो, क्योंकि एक पुराने सियासतदान हैं, बड़ा अरसा उन्होंने पाकिस्तान की सियासत की जो पुरखार वादी है इसमें गुजारा है, तो उनको ये एहसास ज़रूर है कि उनकी जमात जो है वो अपना ग्राउंड लूज कर चुकी है, तो ग्राउंड रीगेन करने की भी एफर्ट हो सकती है। तो लेट्स सी फ्यूचर में, ये डिपेंड करता है कि वो कैसी, ये अगर क्या लड़ाई रिएक्शन क्या होता है। राइट, चलिए जी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। तो जैसे मैंने आपसे जिक्र किया था शुरू में, कुछ अहम मामलात हैं इसराइल फ़लस्तीन से जुड़े, फिर मकबूजा कश्मीर के हवाले से जो स्टेटमेंट सामने आ रहा है इंडिया की तरफ से, इसके ऊपर भी बात करनी बड़ी ज़रूरी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। बात का आगाज़ यहाँ से करते हैं
जाहिर है इंडिया में इलेक्शन भी करीब है और ऐसे में काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट्स और दावे वादे किए जाते हैं। मोदी साहब का ये कहना कि मकबूजा कश्मीर को रियासत का दर्जा दे दिया जाएगा, उसका वो ऐलान कर रहे हैं, तो इससे क्या तासुर समझा जाए कि यानी फिर इसका मतलब है कि वो टोटली इस बात के लिए कन्विंस्ड हैं कि पाकिस्तान कहीं पे भी इसका कोई स्टेक होल्डर नहीं रहा, जैसे कि उन्होंने 5 अगस्त के एकतरफा इकदाम से भी इसको एक अलग इसकी जो खुसूसी हैसियत थी वो ख़त्म कर दी थी। तो इसके ऊपर भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। आज ख़ास तौर पर हमारे शो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सैयद मोहम्मद अली साहब। आप माहिर हैं बैनुल अक़वामी उमूर के, उनका तज्ज़िया हासिल करते हैं। सैयद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, क्या ये सिर्फ एक इलेक्शन का एक स्टंट है, स्टेटमेंट है, इसलिए दिया जा रहा है दावा, या फिर आपको लगता है कि इसके पीछे वाक़तन कोई होमवर्क कंप्लीट है इंडियन गवर्नमेंट का? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, एक तारीखी हकीकत है कि बीजेपी जो है, अगर आप 1998 से देखें तो तकरीबन पिछले 26 साल में जब भी भारत में इलेक्शन हुई तो इन्होंने अपने जो इलेक्शन कैंपेन का मरकजी महवर है वो एक ऐसा मुस्लिम दुश्मन और एंटी पाकिस्तान बयानिया जो है मुरतब किया है, और ये एक तसल्सल से उन्होंने कोशिश की है कि इसके जरिए से जो इंतहा पसंद एलिमेंट्स हैं युवाओं में उनकी हमदर्दी और वोट्स हासिल किए जाएं और उनकी सपोर्ट हासिल की जाए। तो ये एक तारीखी हकीकत, इसमें कोई शक नहीं है। अलबत्ता ये उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है, इसके मैं समझता हूँ 3 पहलू हैं। एक इसका सियासी पहलू है, एक इसका कानूनी और सफारती पहलू है, और तीसरा इसका तस्वीराती पहलू है। तो बुनियादी तौर पे यकीनन शॉर्ट टर्म उनका ऑब्जेक्टिव इसके सियासी मफादात इसके हवाले से हासिल करना है, लेकिन ये एक हकीकत है कि मसले कश्मीर जो कानूनी और सिफारती हैसियत है और उसकी जो 2 के दरमियान तस्वीराती अहमियत है, उसमें इस तरह के बयानात से तब्दीली या कमी नहीं आएगी। अच्छा, ये फरमाइएगा सैयद साहब कि पाकिस्तान का इस पे क्या स्टांस हो सकता है और कानूनी तौर पर क्या पाकिस्तान सकता है? देखिए, मैंने इस तरह कहा कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव उनका सियासी मफादात है, लेकिन जो 3 डोमेन्स हैं उसमें 1948 से लेके आज तक जो मसला कश्मीर है उसकी कानूनी और तस्वीराती हैसियत में कोई तब्दीली नहीं आई है। जो आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा है वो मसले कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत ही देखती है। ऑब्वियसली भारत का सियासी बयानिया जो है वो उससे मुतसादिम है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम मेंबरान जो हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को ज़्यादा अहमियत देते हैं। पहली बात, इसका मतलब ये है कि मसले कश्मीर दस्तूर एक हल तलब मसला है और वो भारत के इन एलानात और जो उसका है उससे पता नजर उसके हक़ नहीं है। तीसरी बात ये है कि अवाम है वो इन इल्ज़ामात को हमेशा मुस्तरद करते आए हैं और वहाँ पे एक डोमेस्टिक आज़ादी की तहरीक चलती है जिसको 75 साल में भारत चलने में नाकाम रहा है और जिसका असर रसूख अब बदतरीज आलमी बरादरी में बढ़ रहा है। तो मैं समझता हूँ, और साथ ही साथ मालिक जो हैं वो एटमी ताकत की है, तो मिलिट्री ऑप्शन भी आपको एक मोहम्मद अली साहब ये फरमाइएगा कि आपने 2-3 दफ़ा अपनी गुफ्तगू में आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा का जिक्र किया और आपने फरमाया कि वो उसको इस नज़र से देखते हैं, लेकिन क्या आप माहिर बैनुल अक़वामी अमूर के तौर पे ये समझते हैं कि सिर्फ इसको इस तरह से देख लेना काफ़ी है? क्या 75 सालों में अमली तौर पे अक़वाम मुत्तहिदा ने उस पर कोई काम किया है? आज तक जो इस्तिस्वाब राय थे उस पर वो अमल नहीं करवा सके, वहाँ पे जो करारदादें मंजूर हुई उस पर वो अमल नहीं करवा सके, पैलेट गन के इस्तेमाल को वो रोक नहीं सके, रोज़ाना की बुनियाद पे वहाँ शहादतें होती हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे वहाँ पे बच्चे शहीद होते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे वहाँ इसमत दरी होती है, रोज़ाना की बुनियाद पे वहाँ मसाइल बढ़ते हैं। तो क्या आलमी बरादरी का सिर्फ देख लेना उस नज़र से ये काफ़ी है, या हम इसी तरह से हम भी आलमी बरादरी की तरह आंखें बंद कर लें और कबूतर अगर बिल्ली को देख के अपनी आंखें बंद कर ले तो बिल्ली चली जाएगी, या इसका कोई ठोस हल भी है? बहुत अहम सवाल किया आपने। देखिए, मैं
आपके सवाल के जवाब में थोड़ी सी तवज्जो आपकी मबजूल कराऊंगा। इस वक्त तो गजा और फ़लस्तीन में सूरत हाल है। देखें, दोनों मसले कश्मीर और मसले फ़लस्तीन में चंद चीज़ें कॉमन हैं, चंद चीज़ें मुख्तलिफ हैं, उससे हमें कुछ सबक भी मिलते हैं। आपके सवाल का जवाब भी आ जाएगा। पहली बात यह है कि दोनों जगह हैं, चाहे वो कश्मीर हो या फ़लस्तीन, दोनों जगह मुसलमान अक्सरियत है। दोनों जगह एक गैर मुस्लिम फौजी तसल्लुत और कब्जा है। दोनों जगह अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं। अलबत्ता फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि इसराइल के मशरिक़ वुस्ता की वाहिद एटमी ताकत है और कोई मुसलमान बराह रास्त इसराइल के साथ उनका खतरा मोल नहीं ले सकता। जबकि कश्मीर के मामले में न सिर्फ ये कि उनकी कुर्बानियां ज़्यादा हैं, जो जज्बा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो 8 लाख फौज जो कि इसराइल की मजबूती फौज से डबल है, पूरा कश्मीर में डिप्लॉयड है, उसके खिलाफ आज तक हिम्मत और हौसले के साथ सफर। ये तो तीसरा एस्पेक्ट है। चौथा एस्पेक्ट ये है कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक ताकत है और एक बड़ी मजबूत फौज है जिसने कई दफा इंडिया के दांत खट्टे किए हैं। तो फौजी सतह पे, आर्थिक सतह पे, कानूनी सतह पे पाकिस्तान हमेशा कश्मीरियों की आवाज उठाता रहा है, उठाता रहेगा। और इसराइल की तरह इल्मो-सतम तो बढ़ा सकता है, लेकिन चलिए, आपने इसराइल की बात कर दी, फ़लस्तीन और इसराइल की, ये भी हमारा यकीनन आज टॉपिक भी है सैयद साहब। तो ये फरमाइएगा कि अब हम देख रहे हैं कि बीच में ये मामले में ईरान के हवाले से भी अब खदशात जन्म ले चुके हैं। जब से सिफारत खाने पे उनके हमला हुआ तो अमेरिका को भी ये खदशा है कि ईरान कोई जवाबी कार्रवाई कर सकता है और ऐसी सूरत में वो फिर से इसराइल के साथ ही अपना वज़न डालते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपको बज़ाहिर क्या नज़र आ रहा है? क्या इस तनाज़े में ईरान भी बीच में कहीं फ़रीक बनने जा रहा है और ये सारा सिलसिला सिमटेगा कब? ये तो बहुत टाइम हो गया, लेकिन ये अभी तक मामला वर्स हुआ है, लेकिन सिमटने की तरफ नहीं आ रहा। देखिए, जो इसराइल और ईरान के ताल्लुकात हैं उनको 3 एतबार से देखा जा सकता है। पहली बात यह है कि दोनों के दरमियान कोई जमीन का, वसाइल का कोई झगड़ा नहीं है। उनके दरमियान जो तनाज़ा है वो नजरियाती है या इलाकाई सलामती और जियो पॉलिटिक्स का है। अच्छा, दूसरी हकीकत ये है, जिस तरह मैंने अभी कहा, ये भी एक हकीकत है कि इसराइल एक एटमी ताकत है और किसी एटमी ताकत से बराह रास्त जंग जो है वो किसी मुल्क के लिए एक ऑप्शन नहीं होती है। तो अब इसका मतलब ये है कि ईरान ने अगर जवाब देना है इसराइल का, तो उसके पास ऑप्शंस क्या है? उसके पास ऑप्शन तकरीबन ऐसे 18 तंजीमें हैं जिनकी सरपरस्ती और पुष्टपनाही ईरान करता है, जिनके जरिए से इसराइल के ऊपर हमले किए जा सकते हैं। लेकिन ये कोई डायरेक्ट बराह रास्त बाकायदी और मुस्तकिल जंग नहीं होगी। ये उसी तरह की जंग है जिस तरह मुजाहिदीन ने सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ी, जिस तरह हिजबुल्लाह ने 2007 में जो इसराइल के खिलाफ लड़ी। और ये आपको कई गुटों की जानिब से हमले होते हुए नजर आएंगे इसराइल के ऊपर। और एक और एस्पेक्ट जो इम्पोर्टेंट है, ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक कि जो अपनाए हरमज में ईरानी अफवाज ने एक इसराइली जहाज को कब्जा कर लिया। तो अब जो ईरान है उसकी जंग करने का अंदाज मुख्तलिफ है। कोई फैसला जंग नहीं होगी, लेकिन ये फैलेगी और ये बराह रास्त जंग नहीं होगी। ये मुख्तलिफ ग्रोहों के जरिए से इसराइल के सिफारती इक्तिसादी मफादात को टारगेट करेगा, लेकिन फौरी तौर पे डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन के इम्कानात कम है। सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद रहे, उनका बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम को नाज़रीन यहीं पे समेटते हैं, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।